अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज से आपकी एंट्री की क्लासेस शुरू हैं और इन एंट्री क्लासेस में आपको हम अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री में हमने बेसिकली किस चीज़ को पहले देखना है बच्चों। हमने सबसे पहले देखना है मैटर को। ठीक है, मैटर की बेटा दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। अब ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैटर की कौन कौन सी होंगी, जिनको आप डिस्कस करेंगे, इनमें सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है कि मैटर की जो पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी है कि ये नंबर 1 है, तो ये मास रखता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ कौन सी है, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास रखता है। ऐसे तो अब हम यहाँ सबसे पहले मास में से हमें कौन से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मास को हम किस तरह डील करते हैं। आपको पता है कि मास जो है ये आमतौर पर जनरली जब भी हम इसको स्टडी करते हैं तो ये कंटेंट ऑफ मैटर जो होता है, इसको आप क्या कहते हैं, कंटेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड इट्स मास। ये बेटा इसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। अब इसमें आपने जो याद रखना है वो है यूनिट्स ऑफ द मास। तो यूनिट ऑफ द मास में हम आम तौर पर जो कंसिडर करेंगे उनमें स्मॉल यूनिट्स में मिलीग्राम, फिर उसके बाद बेटा ग्राम आ जाएगा, उसके बाद जो है किलोग्राम आ जाएगा, और उसके बाद जो है आप इसको किस में ले सकते हैं, टन्स में आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैट्रिक टन्स में वगैरह में। तो ये कंटेंट ऑफ मैटर क्या कहलाती है, ये मास कहलाती है। अब दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मैटर जो है उसका एक फिक्स आमतौर पर क्या होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो आपको पता है स्पेस ऑक्यूपाई करना वो जनरली क्या कहलाता है, स्पेस आमतौर पर मीडियम है। स्पेस क्या है, मीडियम है। तो अब मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कैसे करता है, ये प्रॉपर्टी हम कैसे मालूम करेंगे। देखिए मेरे पास ये एक डस्टर है, अब मैं अगर इसको एक कॉर्नर से देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इसको किसी भी तरीके से हम स्पेस में रखेंगे तो हमें पता है कि इसकी हाइट भी है और उसके बाद इसकी विड्थ भी और इसकी ब्रेथ भी है। तो स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब क्या रखना है, विड्थ रखना, हाइट रखना और ब्रेथ होना। ये तीन चीज़ें हों तो फिर ये क्या कहलाता है, ये मैटर का स्पेस कहलाता है। मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, हैविंग मतलब उसका क्या कुछ होना चाहिए, हैविंग विड्थ, उसमें विड्थ होनी चाहिए, उसके बाद कॉमा क्या होनी चाहिए, उसमें ब्रेथ होनी चाहिए, और उसके बाद उसकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। तो जब हम विड्थ, उसके बाद ब्रेथ और उसके बाद हाइट, इन तीन चीज़ों को इन केस हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें एक स्पेस मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम कहते हैं। तो अब वॉल्यूम जो है समझ लें कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें हाइट भी होगी, ब्रेथ भी होगी और विड्थ भी होगी। तो हर किस्म के मैटर का स्पेस ऑक्यूपाई करना 3 डायरेक्शंस में होगा, मतलब उसके 3 डायरेक्शंस हो, विड्थ हो, हाइट हो और ब्रेथ हो। तो समझ लें वो क्या कर रहा है, वो उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्पेस जब भी मैटर ऑक्यूपाई करता है 3 डायमेंशंस में, जिसको आप क्या कहते हैं, वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, वॉल्यूम क्या है, मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज़ है क्या कर रही है, ऑक्यूपाइज स्पेस, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, पर कितने डायमेंशंस में, इन 3 डायमेंशंस। उसके डायमेंशंस कितने हैं, 3 डायमेंशंस हैं। तो फिर
इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। फिर इसको हम बच्चों इसका क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। तो हमें जब भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हमने ये याद रखना है कि यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम कौन कौन से हैं। तो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम्स हमेशा 3 डायमेंशनल है, तो आप बस पावर से ही आप कंफर्म कर सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, फिर बच्चों डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये डेसीमीटर क्यूब हो गया, फिर मीटर क्यूब, फिर उसके बाद जो है फीट क्यूब या क्यूबिक फीट जैसे आप लेते हैं, इसमें और यूनिट भी क्यूबिक इंच हो गया और किलोमीटर क्यूब हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये समझ लें, ये सारे के सारे यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स जो हैं क्यूबिक हैं, तो समझ लें कि ये स्पेस जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। यहाँ पर हम किसी भी मतलब मैटर का स्पेस जब भी मालूम करेंगे तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम को देखना है। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। नेक्स्ट बच्चों कैरेक्टर जो है वो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जब भी हम बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो हमें जहन में रखना है कि मैटर की 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़। पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या प्रॉपर्टी से मुराद आपकी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। याद रखें वर्ड प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री में जब भी यूज़ होगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे प्रॉपर्टीज़ का मतलब मीन्स क्या लेंगे? चेंजेस। क्या लेंगे बच्चों? चेंजेस। मतलब वो चेंजेस जो मैटर के अंदर आती हैं, ये क्या कहलाती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कहलाती हैं। तो बच्चों इनको अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करें तो इनके 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पहली टाइप जो है इसको आप क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं इनको? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब एंट्री टेस्ट में आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी क्वेश्चन आया है और केमिकल पर भी आया। कैसे आया है, किस तरह होगा, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके लिए आप एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल चेंजेस भी कह सकते हो। इनको कहा जाता है टेम्परेरी चेंजेस, टेम्परेरी प्रॉपर्टीज़। अब इनको थोड़ा समझ लो और देखो कि इसमें से क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जब आप डिस्कस कर रहे हो तो इसमें क्या होगा। अब देखो थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल है बच्चों। यहाँ पर H2O ये क्या है? ये वाटर है। और वाटर जो है ये कौन सी फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है? गुड, लिक्विड फॉर्म में। अब अगर ये लिक्विड फॉर्म में तो आपने इसको क्या किया? हीट सप्लाई की, टेम्परेचर दिया, बॉयल किया आपने। जाहिर है जब ये हीटअप होगा, बॉयल होगा तो ये किस में चेंज होगा? रहेगा ये वाटर। लेकिन अब देखो कि हीट करने पर, बॉयल करने पर वो किस में चेंज हो गया? स्टीम में। अब स्टीम जो है ये बेसिकली है तो वाटर ही, लेकिन देखो इसने क्या चेंज किया? स्टेट चेंज कर ली। तो स्टीम जो है वो बेसिकली कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। अब देखो एक और चेंज, हमने इसको क्या किया? फ्रीज किया, टेम्परेचर डाउन कर दिया। तो हमने देखा कि अगेन हमें फिर क्या मिला? फ्रीज करने के बाद, फ्रीज करने के बाद भी हमें वाटर ही एक्चुअली मिल रहा है। पर ये जो वाटर हमें मिल रहा है अब ये किस में चेंज हो चुका है? आइस में। और आइस बेसिकली कौन सी फॉर्म ऑफ मैटर है? सॉलिड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां टेम्परेचर चेंज हुआ, मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला गया और इसने सिर्फ स्टेट चेंज की। देखो केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो जहां भी आप देखें मैटर क्या कर रहा है? अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है। और देखो जब आइस बन जाती है फ्रीज करने के बाद, इसको हम दोबारा अगर अपने
घर में ओपन एयर में रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये बच्चों फिर किस में चेंज हो जाएगी, अगेन ये चेंज हो जाएगी किस में, रेस्टोर हो जाएगी वाटर में। स्टीम है, इसको हम रख देंगे, ठंडी होगी, फिर किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। तो आपको स्टीम को वाटर में चेंज करना है, आइस को वाटर में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको कोई केमिकल चाहिए, कोई रिएक्शन होगा नहीं, नॉर्मल कंडीशन में रखी हुई चीज़ है और उसके बाद वो अपने सेम स्टेट में वापस आ गई। तो बच्चों जहाँ आप देखें कि मैटर सिर्फ अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, फिजिकल स्टेट, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है और फिर उन्हीं नॉर्मल कंडीशंस में वो वापस आ रहा है, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये जो चेंज है केमिस्ट्री में, हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कहेंगे इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल्स, ये याद रखना। अब आपके काम की चीज़ आ रही है, जो मैं इस वजह से आपको डिस्कस करके बता रहा था, जो आपके काम की चीज़ अब आ रही है वो क्या है, वो ये है कि फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से होंगे, फिजिकल चेंजेस कौन कौन सी होंगी, फिजिकल प्रोसेस में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, हम देखते हैं। फिजिकल चेंजेस आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी। बच्चों नंबर 1 देखो, मेल्टिंग का प्रोसेस है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेल्टिंग प्रोसेस जो है ये क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। नंबर 2 फ्रीजिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है, इसमें भी स्टेट चेंज हो सकती है। उसके बाद बच्चों नंबर 3 पे हम अगर आते हैं तो बॉइलिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है, बॉइलिंग प्रोसेस आपने। उसके बाद हम देखते हैं एवापोरेशन का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एवापोरेशन का प्रोसेस है, तो ये भी क्या है, फिजिकल प्रोसेस हो गया। और उसके बाद आप देखें सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन भी क्या है, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। उसके बाद बच्चों क्या है, वेपर प्रेशर है, ये भी आपने याद रखना है कौन से प्रोसेस में शामिल करेंगे, फिजिकल प्रोसेस में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में जाना चाहें तो क्या है, विस्कोसिटी, कौन सा है, विस्कोसिटी, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। और इसके बाद अगर हम फर्दर और आगे जाना चाहें, मज़ीद इनको ऐड करना चाहें, तो सारे के सारे फिजिकल बॉन्ड्स जो हैं, कौन से बॉन्ड्स हैं, फिजिकल बॉन्ड्स जो हैं, जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो इनमें से हमें कहा जा सकता है, एंट्री टेस्ट में आ सकता है कि भाई मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस है, केमिकल है, फिजिकल है, तो आप कहेंगे फिजिकल है, स्टेट चेंज होती है। फ्रीजिंग भी फिजिकल है, बॉइलिंग भी फिजिकल, एवोपरेशन भी फिजिकल प्रोसेस है, सरफेस टेंशन भी फिजिकल प्रोसेस है, वेपर प्रेशर भी फिजिकल प्रोसेस है, विस्कोसिटी भी फिजिकल प्रोसेस है, और सारे फिजिकल बॉन्डिंग भी फिजिकल प्रोसेस हैं। तो ये आपको इनमें से कोई प्रोसेस एक अगर मिले और आपसे पूछा जाए कि आप इसको मेंशन करें कि ये केमिकल है या फिजिकल है, तो आपने ये जहन में रखना है। अब इसमें एक और चीज़ भी आ सकती है, मिसाल के तौर पे फिजिकल प्रोसेस को कुछ ये थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दे सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस में आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आपसे पूछा जाए कौन सा, देखो मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल है ना, तो आप इसको फिजिकल रखेंगे। उसके बाद आपसे कहा जाए कि डिज़ोल्विंग, डिज़ोल्व करना है, डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, पानी में सॉल्ट को हल करना, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नंबर 3 में एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो कौन सा है, कंडेंसेशन ऑफ, ठीक है, क्या है, कंडेंसेशन किसकी है, ऑफ स्टीम इनटू वाटर। अगर हम स्टीम को किस में चेंज करते हैं, वाटर में चेंज करते हैं या चेंज होता है, तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, फिजिकल। तो जहाँ बच्चों स्टेट चेंज हो तो आप उसको किस में काउंट करोगे, फिजिकल में काउंट करोगे। गुड, आ गया समझ में। चलें अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बच्चों कौन सी हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो हैं, इनको आप जनरली क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं इनको,
केमिकल प्रॉपर्टीज। इनको हम दूसरे अल्फाज में क्या कहेंगे? परमानेंट चेंजेस। कौन सी चेंजेस? परमानेंट। गौर से बच्चों, बहुत अहम पॉइंट है। अब आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, हमें आता है। ठीक है, केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टी, ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ भी कोई रिएक्शन होगा वहाँ मैटर अपनी नेचर परमानेंटली चेंज करेगा। तो फिर हम उस चेंज को क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़। बस यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आप देखो जैसा कि ये है बेटा, 2 हाइड्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मिलाया तो हमें क्या मिल गया? वाटर मिल गया। तो मतलब यहाँ क्या हुआ? जो ऑक्सीजन और दूसरे हाइड्रोजन, ये दोनों गैसेस थी, अब ये एक नई चीज़ इन्होंने बना दी लिक्विड फॉर्म में। और ये लिक्विड फॉर्म में जो इन्होंने नई चीज़ बेटा बना दी है, वाटर जिसको आप कह रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन जलने में मदद करती है ना? आप आग में पानी डालें तो जलेगा? बुझा देगी। उल्टा अमल, हाइड्रोजन खुद जलती है, जलने में मदद नहीं करती, खुद फ्यूल है। तो वाटर में हाइड्रोजन भी तो है ना। अब अगर हम जलती हुई आग पर वाटर फेंक दें तो इसमें हाइड्रोजन तो है, ये तो इसको जलाए ना। ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में मदद करती है, तो हम कोई अगर बंदा पानी में डूब रहा हो, बहुत सारी ऑक्सीजन होगी, वो तो सांस ले मज़े से लेगा। होगा ऐसे? नहीं, क्योंकि अब ये जब वाटर बना है तो इसमें दोनों एटमों ने अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया है? इट हैज़ बीन लॉस्ट परमानेंटली, लूज हो गई, लॉस हो गया इनका। तो इसलिए अब ये नई चीज़ बन गई, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। याद रखें, जहां भी आप देखते हैं कि क्या होता है? रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो फिर ये याद रखो कि रिएक्शन होना किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? केमिकल चेंज को। ठीक है बच्चों, तो हम इसलिए यहाँ मेरा मकसद ये था आपको बताना कि एक्चुअली केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन में हम किस तरह एक जैसा उसको कह सकते हैं। रिएक्शन क्या है? हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इज़ ए फेनोमेना, एक अमल है। ठीक है, फेनोमेना और प्रोसेस, या फिर हम हाथ से भी हम पर कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जहां केमिकल चेंज आएगी, क्या आएगी बच्चों? केमिकल चेंज आएगी, तो वो कौन से प्रोसेस से आएगी? वो रिएक्शन के थ्रू आएगी। किसके थ्रू आएगी? रिएक्शन के थ्रू। तो जहां देखो रिएक्शन हो रहा है, समझ लो वहां केमिकल चेंज आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है? केमिकल। तो जहां आपसे पूछे केमिकल चेंज किसके थ्रू आएगी, कौन सा प्रोसेस होगा? बस रिएक्शन का। चले, अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, आपको किस तरह मिलेंगे? तो एक चीज़ याद रखें, अब इसको पहचानना केमिकल चेंजेस को बहुत आसान है। इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केमिकल चेंजेस को कैसे कर सकते हैं? जहां देखो कि आपको पता है ना रिएक्शन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर आप बस याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर केमिकल रिएक्शन में, हर केमिकल प्रोसेस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। जहां इलेक्ट्रॉनों का ऐड होना है, इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल होना है, तो समझ लो क्या चल रहा है? रिएक्शन चल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, परमानेंट है, जैसा वाटर बन गया, अब वाटर को आप चाहे फ्रीज करें, चाहे स्टीम में चेंज करें, क्या वो हाइड्रोजन गैस में चेंज होगा? ऑक्सीजन में चेंज होगा? नॉर्मल कंडीशन में वो चीज़ अब दोबारा वापस नहीं आएगी। अब आते हैं कि केमिकल चेंजेस कौन कौन से। हमसे एंट्री टेस्ट में ये नहीं पूछा जाएगा डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफाइन केमिकल चेंजेस। जहां भी बच्चों बात किसकी आ जाए? इलेक्ट्रॉन्स की आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक मतलब प्रोसेस है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, मीन्स ये कौन सा प्रोसेस होगा? केमिकल प्रोसेस होगा। हर केमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। प्रोटॉनों को छोड़ दो, न्यूट्रॉनों को छोड़ दो,
जहाँ केमिकल प्रोसेस आप कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि यहाँ पर हो रहा है या नहीं, आप देखें वहाँ इलेक्ट्रॉनों का शेयर, एक्सचेंज, लॉस या गेन। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? सिंपली हम केमिस्ट्री में जब भी कहते हैं तो इसका मतलब हम लेते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बेटा? लॉस ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा लेते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ, सॉरी मैंने लॉस ऑफ प्रोटॉन्स लिखा है, एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिडक्शन में। तो बताएं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों प्रोसेस कौन से हैं? फिजिकल हैं, केमिकल हैं? ऑक्सीडेशन केमिकल प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। रिडक्शन केमिकल प्रोसेस है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चलें एक और आपसे पूछना, आपसे एंट्री टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, रिडक्शन इज अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने सुना है, रिएक्शन है ना, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल केमिकल में। तो समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चलें एक और मैं आपको बताता हूँ, होता तो इसमें है लेकिन ये अलग से मतलब आ सकता है। रेडॉक्स जो है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस, ये भी वर्ड तो रिएक्शन जहाँ जाए वहाँ तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं केमिकल है, लेकिन सिर्फ रेडॉक्स प्रोसेस आ जाए तब भी आप उसको किस में कंसिडर करोगे? गुड केमिकल में। तो हम जहाँ इलेक्ट्रॉनों का प्रोसेस देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ये समझ लो क्या है? केमिकल प्रोसेस है। तो हमें दो क्वेश्चन इनमें से एंट्री में आ सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस को पहचानना है तो स्टेट चेंज को देखो, केमिकल प्रोसेस को पहचानना है तो देखो इलेक्ट्रॉनों को लॉस या गेन है, इलेक्ट्रॉनों की कोई चेंज है तो समझ लें क्या है, क्या हो गया। अब मैं यहाँ एक छोटा सा प्रोसेस लिख रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ कि ये केमिकल है या फिर इलेक्ट्रॉन मतलब फिजिकल है। ये है रस्टिंग ऑफ द आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? फिजिकल है, केमिकल है? ये केमिकल है। क्यों? कि यहाँ रस्टिंग के दौरान ऑक्सीजन ऐड होती है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन है। आयरन की क्या हो रही है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रही है। जहाँ अब देख लो ऑक्सीडेशन की बात आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो गया, तो फिर प्रोसेस कौन सा हो गया? केमिकल हो गया ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये केमिकल प्रोसेस है। रस्टिंग हर मेटल की जो है वो केमिकल प्रोसेस कहलाती है। चलें अब ये आपको प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये था छोटा सा मतलब प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं आपने अभी पढ़ा, दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और दूसरा आपको मैटर बताया, मैटर के यूनिट्स हैं, कंटेंट ऑफ मैटर जो है इसमें, जिसको आप मास कहते हैं, मास को अलग आप काउंट करेंगे, वेट को अलग काउंट करते हैं। वेट फोर्स है, मास कंटेंट ऑफ मैटर है। पर केमिस्ट्री में हम ये दोनों टर्म कहीं कहीं एक जैसा भी यूज़ करते हैं, तो ये केमिस्ट्री में थोड़ा सा कंसेप्ट जो है मास और वेट का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ प्योर मास लिखा हुआ है वहाँ अगर वेट आ जाए तो केमिस्ट्री में इसको कंसीडर किया जाता है। जैसे रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है। तो ये दोनों टर्म ऑलमोस्ट क्या होते हैं? वेट और मास एक जैसे, तो उनके यूनिट याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से कोई यूनिट आ सकता है कि ये मास का है, वॉल्यूम का है, तो ये। उसके बाद वॉल्यूम के यूनिट्स भी आपको डिफाइन कर दिए, और वॉल्यूम का याद रखना है कौन सी क्वांटिटी है, वन यूनिडायमेंशनल है, ठीक है, बाई डायमेंशनल है या मल्टी डायमेंशनल है। तो ये आपको पता है 3 डायमेंशंस में होती हैं स्पेस, यहाँ तक हो गया। अब आपका केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब आप बुक में देखेंगे तो डेफिनेशन आपके एंड के लाइन में लिखी हुई है, रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर विच आर नोन विथ सर्टेनिटी।
ये डेफिनेशन आपको याद होगी। या यूं कह सकते हैं द डिजिट्स इन ए फिगर और इन अ नंबर विच शो सम एग्जैक्ट वैल्यू, जो एक सर्टेन वैल्यू को, एक फिक्स वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को शो करेंगे, उनमें हर डिजिट की एक फिक्स वैल्यू होगी, तो हम फिर उन डिजिट्स को क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी है। एक और डेफिनेशन जो आप आमतौर पर यूज करते हैं वो कौन सी है, द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर in which there is an uncertainty in the value of last digit, ये भी है। तो हम यहाँ यूं कह सकते हैं कि ये वो डिजिट्स हैं जो किसी वैल्यू में, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में लिखे जाएंगे और हर डिजिट अपनी एक फिक्स क्या शो करेगा, एक सर्टेन वैल्यू शो करेगा, फिक्स वैल्यू शो करेगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, केमिस्ट्री में इतना जो आपका काम की चीज़ें हैं, केमिस्ट्री में छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा है। इसमें आपको बताया गया है कि कहाँ आपने उन वैल्यूज़ को काउंट करना है और कहाँ पे आपने उनको काउंट नहीं करना है। तो ये हम रूल्स के ज़रिए मालूम करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जो हैं वो हमें बताएंगे कहाँ आप वो कोई डिजिट जो है वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा है और कहाँ पर वो अपनी फ़िक्स वैल्यू को ज़ाहिर नहीं कर रहा। तो इनके लिए आपको मैं यहाँ पे रूल्स जो हैं वो थोड़े से सिंपल तरीके से हम पढ़ते भी जाएंगे, और क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है रूल्स में से। आपका इंट्री टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन एक आ चुका है, था तो सिंपल ही, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस सिग्निफिकेंट फिगर्स पर नहीं हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। अब कहाँ से आएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनके जो रूल्स हैं इनको गौर से पढ़िएगा और इन्हीं में से सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको एक फिगर दी जाएगी, पूछा जाएगा कितने सिग्निफिकेंट, बस आपने यहाँ पे सिर्फ काउंट करके बताना है, ये आपका काम होगा, बाकी डिटेल आप पढ़ चुके हैं। तो बच्चों पहला रूल जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये समझ लें जहां भी होंगे, जहां भी लिखे जाएंगे, तो हम उनको क्या काउंट करेंगे, हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। उनमें हर एक की वैल्यू फिक्स होगी, उसको आप फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, ऊपर नीचे नहीं होगी। आप देखो नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, आपको पता है। ये पहला रूल सिर्फ जो है नॉन जीरो डिजिट्स के लिए। तो बच्चों ये जहां भी आए, जैसा कि हमने लिखा 2 सिंगल डिजिट है तो आपने इसकी वैल्यू काउंट करनी है, इसलिए आप यहां लिखेंगे 1 डिजिट सिग्निफिकेंट। फिर आपने यहां पर इनको अलग करके जैसे 2 4 7 कितने हो गए, 1 2 3, क्योंकि सारे नॉन जीरो हैं। तो समझ लें यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीनों सिग्निफिकेंट हैं। ये फिर काफी सारे भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते, 4 4 4 और 4 कितने हो गए, 4 डिजिट्स हो गए। तो आपने ये याद रखना है कि नॉन जीरो जहां पर भी आएंगे, जैसे भी लिखे जाएंगे, इनकी वैल्यू हर दफ़े काउंट करना है, इनको मिस नहीं करना है, इनको काउंट करना है। चाहे सिंगल आए, चाहे डबल हो, चाहे ज़ीरो के साथ आए या अपने नॉन ज़ीरो के साथ आ जाएं। तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी हैं ये सारे फ्रॉम 1 to 9 ये सब सिग्निफिकेंट होंगे, जहाँ काउंट करना है। चलें अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट में क्या है। अब बाकी रूल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट के लिए हैं, और वो डिजिट कौन सा है, 1 and only जीरो डिजिट। कौन सा डिजिट है, जीरो डिजिट जो है ये होगा। तो बच्चों जीरो डिजिट जो है समटाइम्स इट हैज वैल्यू, ये किसी वैल्यू को शो करता है, काउंटेबल होता है, जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो फिगर उसका कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये होगा तो किसी न किसी क्वालिफाइंग इंफॉर्मेशन को जाहिर करेगा, फिर वैल्यू को जाहिर करेगा। और कहीं इसको लगा भी दें तो ये अननेसेसरी भी हो जाता है, उसको लगा दें या उसको हटा दें तो कोई वैल्यू पे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला रूल इनके लिए, ओवरऑल तो दूसरा हो गया, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। देखो लेफ्ट में आपने क्या दे दिया, 4 4 क्या है, नॉन जीरो। अब आपने यहां पर डबल जीरो लगा दिया, यहां पर आपने लगा दिया 7, क्या लगा दिया बच्चों, 7 लगा दिया। अब लेफ्ट पर भी
नॉन जीरो डिजिट है राइट पर भी, जीरोस किस में आ गए, इन बिटवीन दीज टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ गए। तो अब समझ लो ये दोनों क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। क्या हो गए, ये सिग्निफिकेंट हो गए। तो अब मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल फिगर में कितने, टोटल मतलब नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। अब जीरोस यहाँ काउंटेबल हो गए, 4 डिजिट्स जो हैं ये क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ पर बच्चों 4 3 0 0 8 9 लिख दिया। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, गुड, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 6 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 6 डिजिट्स जो हैं यहां क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। जीरोस को क्यों काउंट किया, लेफ्ट और राइट दोनों पर इनके कौन से डिजिट आ रहे हैं, नॉन जीरो आ रहे हैं। अब नॉन जीरो डिजिट ये भी तो आपको बताया था ना मैंने, क्या होते हैं, नॉन जीरो हर सूरत में क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो कभी कभी इस रूल को कहीं अगर बुक्स में थोड़ा सा चेंज करके लिखा होता है तो आप समझ लें कोई फर्क नहीं है, रूल वही है। ये कभी कभी इस तरह लिखा होता है, ये रूल नंबर 2 इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, जीरोस इन बिटवीन, ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, इन बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कहां पर जीरोस हो, दरमियान में हो, पर किसके दरमियान में हो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान। अब देखो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, आर, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। तो अब ये फिर क्या हो जाएंगे, ये बच्चों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये रूल थोड़ा सा कुछ आपको कहीं इस तरह मिल सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है एंट्री टेस्ट में कि जीरोज इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, और काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। तो काउंटेबल हैं, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया रूल आपका। चले अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ओवरऑल 3 होगा, वैसे 2 है, और ये किसके लिए है, ये है जीरोस के लिए। किसके लिए है बच्चों, जीरोस के लिए है। तो रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर इफ देयर इज जीरो है पहले स्टार्टिंग में, फिर डेसिमल है, बिफोर डेसिमल पॉइंट, देन ऑल जीरोज आफ्टर डेसिमल